चलो देखो अब हिंदी पढ़ रहे थे, फिर से रिपीट कर लो एक बार। देखो शुरुआत आपने किया था कहाँ से हिंदी का? बुढ़वा गीत में जाके गद्य में गद्य चालू किया था। गद्य जिसमें क्या हो? गद्य किसे कहते हैं? जिसमें लय न हो लेकिन व्याकरण के नियम का पालन किया जाए। और पद्य किसे कहते हैं? जिसमें व्याकरण के नियम का पालन न किया जाए, यानी व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर दिया जाए। और जिसमें लय हो। लय का मतलब क्या होता है? ग्रामर के व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय कहलाता है। ठीक, अंग्रेजी में रिदम कहते हैं। इसके बाद मैंने गद्य पढ़ाया था, गद्य को कंप्लीट किया था। अगर याद हो आपको तो गद्य को मैंने 4 खंड में बांटा था: कथात्मक, दृश्यात्मक, विचार प्रधान, अन्य विधा। कथात्मक में 2 था, कहानी और उपन्यास। कहानी उपन्यास। कहानी पहली थी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, और उपन्यास पहला था कौन? परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास। उसके बाद आपने देखा गद्य कथात्मक के बाद विचार दृश्य प्रधान। दृश्य में नाटक आता है और एकांकी। नाटक मैंने बताया था नहुस। नहुस नाटक किसने लिखा? गोपाल चंद गिरधर दास। और एकांकी आप जानते हैं, 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का और एक गुण जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपने देखा था विचार प्रधान में 2 था। एक निबंध था। निबंध में मैंने बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध आप याद रखिएगा, त्रिवेणी रस मीमांसा चिंतामणि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है? निबंध। त्रिवेणी, रस मीमांसा और चिंतामणि, ये तीनों निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, निबंध ये विचार प्रधान होता है। इसमें न तो क्या नहीं होता, विचारों का सीधा सीधा श्रृंखला, न कहानी, न पात्र, न घटना, बल्कि सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला होती। उसके बाद आलोचना, समालोचना या समीक्षा, इसी तीनों का एक ही नाम है। और उसके बाद अन्य विधा में आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ट, पत्र साहित्य, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ये सब मैंने बताया था। सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल संकृत्यान का, उसमें ढेर सारा पढ़ा। फिर पद्य पढ़ना चालू किया। पद्य जब पढ़ना आपने चालू किया तो पद्य को आपने कहा कि हिंदी जो है इसकी शुरुआत, अगर हिंदी की बात करें प्रॉपर हिंदी की, तो 743 या 1000 से 1343 या 1350, जिसे हम कहते हैं आदिकाल। हिंदी को 3 क्रम में आपने बांटा: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक। आदिकाल में कई घटनाओं को आपने देखा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल का नाम बीजवपन काल किसने रखा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्य। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये आदिकाल का नाम पड़ा। आदिकाल में रासो काव्य हुआ ना, रासो काव्य और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, 3 भाग में आपने बांटा था आदि को। आदिकाल को 3: रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। रासो काव्य में आपने देखा था कि जो रासो काव्य है तो उसमें केवल एक ही महाकाव्य लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो। लिखा किसने है? चंद्रवरदाई ने। ठीक, इसके बाद आपने नाथ देखा था। फिर नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में कितने कवियों का वर्णन है? 84। और नाथ साहित्य में 9 कवियों का वर्णन है, मैंने बता दिया। आदिकाल के बाद मैंने पढ़ाना चालू किया था मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भाग में आपने बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में आया था भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल में आया था रीतिकाल। भक्तिकाल का जो समय सीमा रहा 1343 से 1643 या 1350 से 1685 मैंने लिखा है। और भक्तिकाल को भी 2 हिस्से में आपने बांटा, सगुण और निर्गुण। सगुण में कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति। कृष्ण की भक्ति को प्रचलित किए हैं सूरदास, लेकिन इनके गुरु का नाम था राघवाचार्य। और राम की भक्ति को लाए थे कौन? रामानंद, लेकिन इसको प्रचलित किए थे तुलसीदास। दुनिया का सबसे सफल और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? रामचरितमानस। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। 7 कांड में विभक्त है। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने राम भक्ति, कृष्ण भक्ति के बाद देखा था इस तरफ निर्गुण भक्ति। निर्गुण में 2 थे, एक संत काव्य और एक सूफी। संत में कबीर के विषय में आपने पढ़ा था और सूफी के विषय, सूफी में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावती की रचना की। इसके बाद आए थे रीतिकाल। रीतिकाल में भी कई हिस्से, 1643 से 1843 या 1650 से 1850, ये समय सीमा रहा किसका? रीतिकाल का। और रीतिकाल का 1643 से 1843 जो समय सीमा रहा है, 1650 से 1850, इसको 3 भाग में आपने बांटा था: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। और इसमें भी अलग अलग कवियों को आपने देखा था। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, तीनों में कुछ जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको रटने का ट्रिक भी बता दिया था। पहले का आदिकाल के
कवियों को याद करने का ट्रिक मैंने क्या बताया था? आदिगम, हाँ। आज मधु भट्ट ने पति संग चंद्रा देखा, आज से था अमीर खुसरो। पूरा मैंने बताया हो, वीडियो देखिएगा। दूसरे का ट्रिक मैंने बताया था रश्मि के सब दास, रश्मि जी के सब दास भक्ति काल के रहें। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि रीति काल के कवियों को याद करने का विभूषण आपके बोध से न माघदेव आए, ये मैंने बता दिया था। ठीक, बोधा ठाकुर आलम इसी में सब है। इसके बाद अब आपको पढ़ाना है क्या? अब मैंने चालू किया था आधुनिक काल, और आधुनिक काल के विषय मैंने क्या क्या पढ़ा, ध्यान सुनो। आधुनिक काल का शुरुआत रहा 1843 से अब तक का, और इसी आधुनिक काल को मैंने कहा 1850 से अब तक। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आधुनिक काल का एक नाम और रहा वर्तमान काल। वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में 3 भाई, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव, ये पढ़ा था। फिर इसी आधुनिक काल को मैंने 6 कैटेगरी में बांटा था या 5, अभी देखो बताते हैं। पहला आपने पढ़ा था भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और ये जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता है, इसे छायावादोत्तर युग कहते हैं। कौन सा युग? छायावादोत्तर। छायावाद के बाद वाले युग। तीनों को एक में ही लिखा जाता है, तो इसे 4 ही होंगे। जैसे आप मान लो छायावादोत्तर कह लो तो 4 ही होगा, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद और छायावादोत्तर। छायावादोत्तर में 3 हो जाएंगे, हाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब इसमें से भी मैंने भारतेंदु युग के बारे में कहा था, कल से पढ़ाना चालू करेंगे। भारतेंदु युग के बारे में अगर आपको याद है तो भारतेंदु युग की शुरुआत रही 1850 से 1900। फिर आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का शुरुआत 1900 से 1918। फिर 1918 से 1936 या 1938, दोनों देता है, 36 या 38, आप कंफ्यूज मत होना। और फिर प्रगतिवाद आया। प्रगतिवाद का 1936 या 38 से 1943 तक। और फिर प्रयोगवाद आया 1943 से 1949 या 50। और फिर 1950 से अब तक का जो दौर चल रहा है वो नई कविताओं का दौर चल रहा है। ठीक, मैंने ये भी बताया था कि जो आदिकाल है, आदिकाल के बाद आया था मध्यकाल। मध्यकाल में भक्ति और रीति, इनमें ज्यादातर कवि हुए हैं, इनमें ज्यादातर कवि। लेकिन आधुनिक काल से गद्य और पद्य दोनों लिखा जाना चालू होगा। आधुनिक काल से क्या लिखा जाएगा? गद्य और पद्य। यानी अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैंने गद्य पढ़ना चालू किया था तो जरा देखो, आपने किसी कवि का नाम लिखा है? पहला नाटक गोपाल चंद गिरधर दास। पहला नाटक कौन सा था? नहुस। अब याद करो, नाटक है तो इसका मतलब ये गद्य होगा। क्यों? क्योंकि ये नाटक जो आता है वो गद्य के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? कथात्मक गद्य में। उपन्यास पहला किसने लिखा? लाला श्री निवास दास। अच्छा, उपन्यास लाला श्री निवास दास ने लिखा है। उपन्यास गद्य के अंतर्गत आता है, और गद्य की शुरुआत कहाँ से होती है? आधुनिक काल से। इसका मतलब ये सब राइटर जो भी मैंने लिखाया है, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल चंद गिरधर दास, इंदुमती की किशोरीलाल गोस्वामी, ये सब राइटर आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल में मिलेंगे नहीं। अब कहाँ से मिलना चालू होंगे? आधुनिक काल। अब इसी में देखिए सब मिलेंगे धीरे धीरे करके, समझ गए? लाला श्रीनिवास दास, इसी परीक्षा गुरु जिन्होंने लिखा ना, ये भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? इसका मतलब आदिकाल, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में आपको गद्य लिखने वाले ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसका मतलब उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब कब से चालू होगा? आधुनिक काल से। क्लियर हो रहा है दिमाग में कुछ? तो अब हम लोग चालू करते हैं कौन सा काल? आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी किस शिष्य को? भारतेंदु युग। क्लियर हो एकदम बढ़िया से? पहला भारतेंदु युग का पहला काल क्या रहा? भारतेंदु युग की शुरुआत अगर पूछ लेगा तो आप जानते हो 1850 से कब तक का? अब तक का। आधुनिक काल का, सॉरी, आधुनिक काल का 1850 से अब तक। और उसमें 5-6 का क्रम है। कितने क्रम? 6 क्रम में पहला क्रम है भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, छठवां नई कविता। और जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छायावाद, क्योंकि आपके यहाँ जो पेपर में लगा हुआ वो है कहानी या फिर उपन्यास, कहानी है, निबंध है, ये सारे कहानी, निबंध जो भी गद्य है और पद्य है, ये सब ज्यादातर मिलेंगे किससे? छायावाद से। और अगर वैसे देखोगे तो भक्ति काल से फिर मिलेंगे। 2 ही पूछेगा आपके यहाँ, एक भक्ति काल से बढ़िया प्रश्न आता है और एक आता है छायावाद से। भक्ति काल से प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि भक्ति काल में सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रैदास हैं। रैदास तो चले जाएंगे कहाँ?
तो ये जितने भी, हाँ ये जितने भी हैं ये सब भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल का पेपर आपके यहाँ सटा हुआ है। पहला ही चैप्टर किसका है? सूरदास का। इसका मतलब सूरदास के विषय में आपको जानना है। दूसरा चैप्टर तुलसीदास का है। तीसरा चैप्टर है उनका रहीम का ना, रहीम नहीं, क्या नाम है, बिहारी का। किसका? बिहारी की नीति है। तीसरा चैप्टर बिहारी का ही है ना। अब आप लोग कुछ पता नहीं पद में पढ़े हो कि नहीं। तीसरा किसका है? पहला सूरदास का है, सूरदास के पद। दूसरा धनुष भंग और वन पथ पर है किसका? तुलसीदास जी का, वन पथ पर गमन। तीसरा चैप्टर शायद किसका है? यही इन्हीं का है, नीति, बिहारी के नीति ना। बिहारी की नीति में मैंने बिहारी के बारे में बता भी दिया है और बताया है कि बिहारी बिहार के नहीं बल्कि कहाँ के हैं? राजस्थान के। और बिहारी के बारे में मैंने ये भी बताया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे अमीर। 713 या 719 दोहों का समूह है। सवैया है ना, सवैया छंद देखो किसका है? रसखान का ना। तो रसखान को भी मैंने बताया। तो ये देखो भक्ति काल के ही हैं। रसखान याद करो, मैंने कहा रसखान भी भक्ति काल में आएंगे। रश्मि जी के साथ दास, रस कौन? रसखान। तो बताओ भक्ति काल में आए कि नहीं? भक्ति काल में ही तो सूरदास है, कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। भक्ति काल में ही तुलसीदास हैं, राम की भक्ति कर रहे थे। दूसरा चैप्टर उनका है सवैया। तीसरा चैप्टर किसका है? रसखान का। और चौथा चैप्टर आ जाएगा नीति, हाँ, बिहारी का। देखो ये 4 राइटर हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आ जाएंगे उसी के अंतर्गत। तो इसीलिए ये 4 भक्ति काल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भक्ति काल। और इधर कौन? छायावाद। तो आपके दृष्टिकोण से, हाई स्कूल के दृष्टिकोण से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उस तरफ भक्ति काल और इस तरफ छाया। और इसीलिए मैंने क्या किया है आपको कि सूरदास के विषय में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, जीवन परिचय सहित पूरा बता दिया। सूरदास के पद को भी पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद हम तुलसीदास के विषय में पढ़ा दिए हैं, रसखान के भी बारे में बता दिए हैं, बिहारी के भी बारे में बता दिए हैं। और चारों के हम क्या करेंगे? किताब को पढ़ लेंगे। अगर वो संभव हो पाया तो ठीक पढ़ लेंगे, और नहीं तो आपका दायित्व है कि मैंने वीडियो बनाया है। किसका बना दिया है? सूरदास का भी बनाया है, तुलसीदास का भी बनाया है, रसखान का भी बनाया है और बिहारी का भी। चारों के जो इम्पोर्टेंट चारों चैप्टर हैं, यहीं से आपके यहाँ 4 नंबर का एक पद आता है और उसी को सारांश व्याख्या सब लिखने को आता है। अगर आप पढ़ लेंगे वीडियो देख के तब भी आपका काम बन जाएगा। क्लियर? अगर टाइम मिला तो मैं पढ़ा दूंगा, घबराओ मत। अब चालू करिए। कौन सा काल? आज भारतेंद्र युग। कौन सा युग? यहाँ दिख रहा है कि और ऊपर लिख लें थोड़ा? अच्छा, टच कर दे मोबाइल में। भारतेंदु ज्यादा ऊपर है, पूरा दिखाए नहीं दिख रहा है। चलो लिख दे। भारतेंदु, भारतेंदु का जरा वो मिलाओ तो मीनिंग सही लिखा है मैंने? हाँ यार, ये मीनिंग हिंदी का मीनिंग है ना, इंग्लिश का मीनिंग दूसरा होता है। हिंदी में सही लिखा है कि नहीं? भारतेंदु युग 1850 से या 1843 से 1900 तक चला। ये समय सीमा अब आपको याद करना है। यहाँ से पूछता है भारतेंदु युग का समय सीमा कब से कब तक रहा। ठीक, भारतेंदु युग प्रवर्तक कौन है इसके? हाँ, प्रवर्तक। भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि हरिश्चंद्र है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक मिला लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि चंद्र है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रवर्तक हैं। आप याद रखना, किसी के नाम पे, मैंने बार बार कहा है, किसी के नाम पे युग चले ये तभी संभव है जो वो बहुत बड़ा महान आदमी हो। उसकी महानता इतनी हो कि अपने समय में, जैसे किसी का दौर होता है ना, उस दौर में इनके आगे कोई टिका नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर का जब दौर रहा क्रिकेट का, तो इंडिया में उनके आगे कोई नहीं चलने वाला। जब अभी वर्तमान में जैसे विराट और रोहित का दौर चल रहा है, इनके सामने कोई टिकता नहीं है। तो वैसे ही जब इनका दौर रहा तो भारतेंदु युग के समय में
ऐसा कोई भी राइटर नहीं रहा जो इनको दबा पाया, और ये बहुत कम उम्र तक जीवित रहे, केवल 35 वर्ष तक। 35 वर्ष में इन्होंने इतना कमाल किया कि इनके नाम पे एक युग ही चल गया, भारतेंदु युग, समझ गए। और एक चीज और याद रख लो, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, शुरुआत किया हूँ तभी से, कि इसमें कुछ जैसे देखो ये 35 ही साल है, 1850 से चालू हो रहा है, 1900 तक चल रहा है, केवल 50 साल। क्या एक लेखक 85 साल उस समय में जीवित रहता था? कम से कम कितने साल जीवित रहता था? 120, 110, 100, 90, इतने सालों तक। पहले के समय के लोग 90 साल से कम कोई नहीं जीवित रहता था। आज भी देख लो, अगर दादा वादा होंगे तो 80, 80, 90 साल। अब हम लोगों का दौर आ गया है 50, 55 साल, चाइना वाले हम लोग हो गए हैं 55 साल, 60 साल। बहुत जिएंगे कितना? 60, 70। बहुत जिएंगे 70 साल, जी जाबा 80 साल तो नाम होए गांव में, बाप रे बड़ा जी। हाँ, समझ गए। तो उस दौर में लोग जीवित भी बहुत रहते थे। तो इसका मतलब जो भारतेंदु युग में रहे हैं, जो राइटर भारतेंदु युग में रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो किस में चले जाएं। मान जो भारतेंदु युग में है वो द्विवेदी युग में भी मिल सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? भारतेंदु युग में। समझ गए कि नहीं? जैसे जो राइटर भारतेंदु युग में रचनाएं कर रहा है, जैसे सुनो यार, तुम लोग बहुत बेवकूफ हो। जैसे जो राइटर भारतेंदु युग में कर रहा है रचना, तो मान लो अभी जो 1850 में पैदा ही हुआ और 15-20 साल बाद लिखना चालू किया, मान लो 15 साल बाद, 20 साल बाद लिखना चालू किया, 50 में 20 जोड़ दोगे 70, 1870 में वो लिखना चालू करेंगे। तो 70 में जब लिखना ही चालू किए तो क्या कम से कम 40 साल वो नहीं लिखेंगे? राइटिंग करेंगे ही। अगर 40 साल राइटिंग करेंगे तो क्या इसी दौर में रहेंगे कि आगे वाले उसमें युग में भी चले जाएंगे? अगले वाले युग में भी मिल जाएंगे। किस युग में? द्विवेदी युग में। तो द्विवेदी युग में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कंफ्यूज मत होना कि जो राइटर भारतेंदु युग में है तो कभी आपको कहाँ दिख गया, द्विवेदी में दिख गया, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये समय सीमा बहुत छोटा छोटा है। ये देखो 1900 तक है, फिर 1900 से 1918 तक का 18 ही साल तक आदमी लेखन किया होगा, और भी किए होंगे जो बढ़िया चल गए होंगे ढेर सारा। जैसे पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन है, क्या 10-12 साल पिक्चर बनाएंगे? अभी तक अमिताभ बच्चन बना रहे हैं पिक्चर, कहीं कहीं पिक्चर में दिख जाते हैं। कब से चल रहे हैं? क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू बन गया है। तो ऐसे ही जो इस युग में रहे हैं भारतेंदु युग में, वो आगे वाले युग में भी मिल सकते हैं। जो द्विवेदी युग में है वो हो सकता है छायावाद युग में भी मिल जाए, लेकिन उनका जो ज्यादा प्रभाव रहेगा, ज्यादा, जैसे अभी देखो, अभी जो हमारे पढ़ाने का रफ्तार है, और या मेरा माने अभी मैं ठीक ठाक पोजीशन में हूँ, बोल ले रहा हूँ लगातार 3 घंटे 4 घंटे। अगर जब जिस दिन मैं 50 साल का हो जाऊंगा, इतना पढ़ाने में दिक्कत होगी कि नहीं? तो जिस दौर में ये रहे होंगे, जिसमें इन्होंने रचनाएं एकदम पावरफुल तरीके से किया, उसमें इनका नाम रहेगा। और इसके बाद वाला दौर जो नए लोगों का आ जाएगा, उसमें उतना चल नहीं पाए। अब सचिन को आप विराट के साथ खिला दो तो उतना अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है। कोई पुराना डॉक्टर है, वो पहले कैसे इलाज करता था? पहले चीड़ फाड़ के करता था, अब दूरबीन से हो गया। पता चला दूरबीन छीण करना चाहिए, यहाँ छीण कर दिया बाहर, न दूरबीन वाला सिस्टम जानना चाहिए। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको समझना चाहिए। अब जो पुराने जमाने के लोग हैं, उनको मोबाइल दे दो, कह दो व्हाट्सएप चलाओ, चला पाएंगे? उनको केवल पत्र लिखने आता है, तो वैसे ही समझ लो। जो इस दौर में जो रहे वो उस दौर में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव उनका इसी में रहेगा। ठीक, तो पहले इस युग का नाम पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। तो पहले हम लोग किसके विषय में समझ लेते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रवर्तक यही है, तो इनके बारे में देखो यहाँ लिख रहे हैं हम, इसके बारे में लिख रहे हैं ये। हाँ, हरिश्चंद्र, इनका जन्म हुआ है कब जानते हो? 1850। सोचो, इनके जन्म हुआ 1850 और भारतेंदु युग का शुरुआत भी है 1850 से। सोचो, जन्म जब हुआ तो क्या जन्म होते ही जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत ही उसी के नाम पे युग रखा जाएगा? नहीं, इसका कुछ दूसरा नाम रहा होगा। लेकिन जब इनका देखा गया, इनका प्रभाव बहुत भयंकर है। जैसे मोदी जी का प्रभाव देखो, इस समय पूरे इंडिया में, हाँ, कोई भी लड़ रहा है, कोई भी चुनाव लड़ रहा है, चाहे जो लड़ रहा हो, केवल कोई सांसद जीत रहा है, कोई भी जीत रहा है, अपने दम पे जीत रहा है, उन्हीं के नाम पे। जब 2014 में इनकी लहर आई थी, जो उल्लू मुल्लू जितने सांसद थे जिसको कोई नहीं जानता था, कोई नाम निशान कुछ नहीं था, किसके दम पे जीत गए? मोदी। चेहरा मोदी थे, वो बस नाम से जीत गए। उनकी यही हुआ था कि अब कोई जानते थे। अब हमारे यहाँ के जो हुए थे कुछ पता ही नहीं, उनको कोई जानता ही नहीं था। वीरेंद्र सिंह जब उस समय हुए थे
तो कौन जानता था? कोई नहीं, डायरेक्ट बन गए, है कि नहीं? तो ऐसे ही तो उनके नाम पे बन गए थे। किसके नाम पे? मोदी जी के नाम पे। ऐसे ही इस युग में जब इनका जन्म हुआ तो उसी तुरंत ही नाम नहीं पड़ा, लेकिन जब देखा गया इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है तो इन्हीं के नाम पे बाद में ये निर्णय लिया गया कि भारतेंदु युग के नाम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही रख दिया जाए, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत रहा। और ये 15 साल के रहे तभी से कविताओं को लिखना चालू कर दिया। और इनका मृत्यु देखो जरा, 1885। हाँ मृत्यु देखो 1800 कब हो गया? 85 में। देखो जरा कई साल जीवित रहे, 35 साल। सोचो केवल 35 वर्ष। अब 35 वर्ष में इन्होंने कितनी बड़ी रचना करके चले गए, इनके नाम पे एक युग ही पड़ गया। सोच लो, अभी तुम लोग 15, 17, 18 साल के है, वहाँ एक की कैदी हिंदी लिख के एक पेज लिया हुआ तो ही में मंजन की झंझन लिखे रहा ना, कुछ भी लिख देवा। अब जैसे आकाश के एक दिन कहा दुई गुड़ा दुई कर रहा कदम गुरु जी कह देता दू दूना चारे हुए रच के दिया कह देवा तो ठीक रहे, वही हाल है। सोचो जब बूढ़ा भाग करने में इतने प्रॉब्लम है 10 का, तो तुम लोग रचना करोगे ना? तो इनके नाम पे पड़ा क्यों है? ये कुछ पावरफुल रहे होंगे। सोचो 35 वर्ष जीवित रहे और 15-16 साल से रचनाएं करना चालू किए होंगे, तब इतना फेमस हो गए। अब सोचो अगर 100 साल जीवित रहते तब क्या करते ये न, तहलका मचा देते न। इसके बाद इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद गिरधर दास। हम बजे के ना जी गोपाल, अब हम क्या जाने यार। अरे अगर कुकर्मी हो बस ज्यादा जीव है। हाँ बता गुरु ऐसे पढ़ना जाए ना। आज के समय में जो ज्यादा पाप कर रहा है वो ज्यादा खुश है, ज्यादा सुखी है। गोपाल चंद गिरधर दास, समझ गए? पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास। ध्यान से सुनो, गोपाल चंद गिरधर दास इनके पिता हैं और इन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक लिखा है। याद करो, पहला नाटक किसने लिखा था? कौन था? नाटक का नाम नहुस। तो पहला मौलिक नाटक, हिंदी का पहला मौलिक नाटक, हिंदी का पहला मौलिक नाटक, मौलिक नाटक। अच्छा जरा ये बताओ आप, नाटक कौन सा? नहुस। नाटक का नाम क्या है? नहुस। एक चीज बताओ जरा, अच्छा जैसे जीनेटिक कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? जीन का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना। तो सोचो जिसके पिता ही राइटर रहे हों, जिसके पिता ही लेखन में सक्रिय हों, वो लड़का भी तो हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत 100% ये श्योर नहीं है कि हो ही जाते हैं, लेकिन प्रभाव आता है, जीनेटिक प्रभाव। जिसका देखो पिताजी थोड़ा ठीक ठाक होंगे पढ़ने में, उसके बच्चे भी ठीक ठाक हो जाते हैं। इसका उल्टा भी संभव है, इसका उल्टा भी संभव है कि सुनो, इसका उल्टा भी संभव है। हो सकता है पिताजी अनपढ़ रहे हो ना, लेकिन उनका पुत्र आईक्यू लेवल ठीक ठाक हो। वो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे जिसके घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं उसका प्रभाव डोमिनेंस थोड़ा दिखने लगता है, क्योंकि उस माहौल में वो ढल चुके। आप देखते होंगे जिसके यहाँ आईएएस है उसके यहाँ देखेंगे आप आईएएस कुछ न कुछ अधिकारी मिल ही जाएंगे। जिसके यहाँ अधिकारी बड़े अधिकारी होंगे उसके यहाँ छोटे मोटे अधिकारी मिलते ही रहेंगे, और जिसके यहाँ नहीं है वो बेचारा शुरू से उसी प्रक्रिया में दौड़ रहा है। तो इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास, और हिंदी का पहला मौलिक नाटक इन्होंने ही लिखा था, जिसका नाम क्या था? नहुस। और इनके गुरु का नाम देखो, इनके गुरु माधोपट्टी। हाँ माधोपट्टी 44 आईएएस। हाँ जानते हैं, और गए भी हैं उस गांव में ना। विपिन गए हैं बारात में, पूछना बताएंगे माधोपट्टी। हाँ यार पूरा है वहाँ। जैसे अपने यहाँ एक आईएएस आ जाए, 78 घर बागुरी 44 आईएएस। अपने गांव में अगर एक आईएएस इधर एरिया में हो जाए, देखो अभी मार तहलका मच जाएगा। वहाँ ऐसे आईएएस हुई 78 में सोचो 44 आईएएस है 44 घर में, तो वहाँ कोई वो ही नहीं है ना। जब ज्यादा किसी चीज का हो जाता है, अभाव रहेगा तो उसका इज्जत रहेगा। जिस दिन अभाव खत्म उस दिन इज्जत खत्म। जिस दिन अभी नौकरी नहीं पाए हो तब तक नौकरी लग रहा है मस्त है। जिस दिन पा जाओगे लगेगा बढ़िया हुआ जीवन रहा, बल्कि ना भला घरमा खेलत रहे ना, ये समझ में आएगा। गुरु का नाम इनके क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
प्रसाद विपिन गए थे यार। शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद। और इन्होंने ही पहली बार नुक्ते का उपयोग किया था। नुक्ता, नुक्ता जानते हो ना? नुक्ता, बिंदी। नुक्ता किसमें लगता है? क ख ज फ में। ज फ में। क ख ज फ में। ठीक, ये नुक्ते का उपयोग किसने किया? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। गुड़िया कहाँ से एकदम इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं देखो इनकी। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा माने भारत के विषय में इन्होंने लिखा है। देखो ये कब का दौर है? 1850 है। 1900 अंग्रेजों का दौर है। 1850 1857 की क्रांति हुई है। 1857 की क्रांति के बाद ये डोमिनेंस प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध 1757, 1764 में बक्सर का युद्ध। लेकिन 1857 की जो क्रांति होगी ना, जो माने अच्छे से सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब लोग देखो क्या था कि 3 कमल का फूल था और एक रोटी थी ना। आदमी को नदी पार करके संदेश देना था कि सब लोग इस तारीख को करेंगे। 3 कमल का फूल मतलब 3 और रोटी का मतलब 0। तो 30 तारीख को क्रांति करना था। कई तारीख को? 30 को। 2 कमल का फूल गलती से गिर गया। 2 कमल का फूल गलती से क्या हुआ? गिर गया। तो बचा कितना? एक डंडी की तरह और एक 0। रोटी बचा और एक कमल का फूल। तो कई दिखा 10। क्रांति कई हो गई? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को क्रांति हो गई। अब होना चाहिए था 20 दिन बाद, पहले हो गया। जैसे तुम मान लो कुछ शादी विवाह तुम्हारा पड़ा है 30 तारीख को और तू 10 तारीख की दुल्हा बन के तैयार हो चला गया तो कुछ हो पाए? अब गया वहां बाहर की जूता से भगा दे। तो यही हाल हो गया। कहाँ? क्रांति में गड़बड़ हो गया। का क्रांति होना था 30 को, हो गया 10 को, सफल नहीं हुआ कुछ लोग। अब और दूसरी बात ये रही कि सब अपने लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने लिए लड़ रही थी ना। बेगम हजरत महल उनका पति था, उनके पति को ये लोग कुत्ते वाले जेल में डाल दिए थे ना। अरे भूल भुलैया नहीं देखे हो? तो भूल भुलैया यही बेगम हजरत महल थी, उन्हीं के पति थे ना। और रंगून उनको भेज दिया गया था मोहम्मद साहब को ना। मोहम्मद साहब रंगीला को भेज नहीं दिया गया था, रंगून रेडियो वहीं उनको वो हो गया। तो इस वजह से क्रांति, सब लोग अपने लिए लड़ रहे थे। कुछ लोग माने जो क्रांति होनी थी बाद में होनी थी, थोड़ा पहले हो गई, इसलिए 1857 की क्रांति क्या हो गई? विफल हुई। और 1857 की क्रांति के बाद ये लोग क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए, प्रभावी हो गए। अब इंडिया पे इन लोगों ने पूर्ण रूप से शासन करना, चलो अभी तक कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, लेकिन ज्यादा हावी 1857 से ये हो गए। ठीक, जब आप पढ़ेंगे इतिहास तो विपिन सर बताएंगे, नहीं तो मैंने बताया है पूरा कंप्लीट, आप देख सकते हो। तो यहाँ देखो ये रचनाएं कब कर रहे हैं? भारत दुर्दशा, यानी भारत का किस तरह से नोच चोच चल रहा है। 1850 में जन्म हुआ है। अब अगर ये 1850 में जन्म लिए हैं तो 10 साल 15 साल बाद लिखेंगे। अब 15 साल इसमें जोड़ दो 1850 में, 1850 में 15 जोड़ 1865, और क्रांति हुई 57 में, 1857 में। इसका मतलब ये सब देख रहे हैं अंग्रेज किस तरह से लूट खसोट मचा रहे हैं इंडिया में। ठीक, तो इसी पर इन्होंने लिखा है कि भारत की क्या दुर्दशा है। तो ये लिख रहे हैं भारत दुर्दशा। और फिर आगे अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। अब ये वाला आपने देखा होगा, अंधेर नगरी नाटक सुना होगा। अंधेर नगरी अनभुज राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सुना है कि नहीं? बेस्ती वाले को बुलाओ, बकरी दब के मर गई थी, याद है? तो मोटे आदमी को बुलाओ, अंत में हुए मोटा आदमी जो खा पी के एकदम रस्सिये सुना है कि नहीं? ये पढ़ा होगा। दीवार गिर गई, दीवार गिरने से बकरी मर गई, तो बुलाओ कि जिसका दीवार है उसको बुलाओ। दीवार वाला आया तो दीवार वाले ने कहा मैं क्या करूं साहब, जो जोड़ा था उसकी गलती है। फिर उसने कहा सीमेंट गलत था, फिर उसने कहा सीमेंट वाले को बुलाओ, फिर उसने कहा सीमेंट में जो मिला था उसकी गलती है। देखा सुन, तो वही है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। अगला प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी।
फूलों का गुच्छा, फूलों का ये है इनकी रचना है, फूलों का गुच्छा। देखो मैंने सब कुछ इनके बारे में थोड़ा बहुत बता ही दिया। अब आपको दिमाग में रहना चाहिए कि क्योंकि इनके बारे में मैंने ज्यादा इसलिए डिस्कस किया कि यही है क्या, इस युग के प्रवर्तक यही हैं, इसीलिए इनके बारे में मैंने डिटेल लिख दी। अब जो भी मैं राइटर लिखूंगा इसमें उनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, केवल उनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी किसी किसी राइटर का मैं लिख दूंगा। अब देखो इस वाले भारतेंदु युग में ट्रिक क्या है, यानी इनके लेखकों को याद करने का ट्रिक ना, भारतेंदु युग के लेखक या कवि, लेखक भी होंगे इसमें और कवि, तो इनके लेखकों को याद करने का ट्रिक क्या है। अरे यार इसमें यहाँ से दोनों चालू हो जाएगा, लब प्रभ अस्र, लब और नीचे तक दिखेगा। देखो जरा टच कर रहा हूँ, नीचे कहाँ तक दिख रहा है, जहाँ तक दिखेगा बताना। बस एक और आ जाए, हाँ हाँ जो आएगा बस इसी में सब कुछ लिख देना, फिर दोबारा अलग से स्लाइड ना बनाना पड़े। यहाँ बस देखो लब प्रभ, प्रभ अस्रज, अस्र और ज, ठीक। लब प्रभ अस्रज ऐसे याद कर लेना, दो दो का ऐसे गैप बनाना, लब प्रभ अस्र ज, लब प्रभ अस्र, लब प्रभ अस्र, लब प्रभ अस्र। ये ट्रिक है, ये भारतेंदु युग के लेखकों को या कवियों को याद करने का ट्रिक। मैंने कई बार कह दिया है भारतेंदु युग से सॉरी आधुनिक काल से लेखक भी होंगे और कवि भी होंगे। महादेवी वर्मा लेखन भी करती हैं, यानी गद्य भी लिखती हैं, पद्य भी लिखती हैं, लेकिन इसके पहले तक जो रहा उसमें कवि ज्यादा आपको देखने को मिले हैं। तुलसीदास, सूरदास, इन लोगों ने कभी कहानी देखा है इनका, इनका उपन्यास देखा है, नाटक देखा है? नहीं, केवल इनकी क्या देखा है, कविताएं आपने देखा है। जैसे कबीर का आपने देखा होगा, कबीरदास के दोहे प्रचलित है ना, तब बताओ ये दोहा है, इसका मतलब ये गायन किया जा सकता है, इसका मतलब पद्य के अंतर्गत आएगा। और इनका कबीरदास का तो आपने सुना भी होगा, खूब बढ़िया लगा देते हैं लोग, सुबह सुबह लगा देते हैं, मस्त चलता रहता है। हाँ अब देखो ल से लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। अच्छा ये बताओ निवास दास, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है लाला श्रीनिवास दास ने किसकी रचना की है? हाँ पहला उपन्यास, पहला उपन्यास। अब आपको सीधा दिमाग में आ रहा होगा कैसे हम लोग पढ़ के आए थे गद्य, फिर वही आ रहा है। परीक्षा गुरु, परीक्षा, ठीक। तो पहला उपन्यास इन्होंने ही लिखा था, परीक्षा, ठीक। अच्छा इसे पूछेगा लाला श्रीनिवास दास नहीं पूछेगा, इनमें से कौन से कवि भारतेंदु युग के नहीं है। 4 दिया रहेगा, 3 दिया, 4 दिया रहेगा, 3 रहेंगे भारतेंदु युग के, एक भारतेंदु युग के नहीं बल्कि द्विवेदी के रहेंगे, आपको पहचानना रहेगा, ठीक। आप देखना पेपर कभी देखते हो, अंसाल खरीदो, सॉल्व करो, उसमें मिलेगा देखने को। अब ब से क्या, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन इनका है उपनाम, चौधरी, इनको प्रेम घन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रेम घन। अच्छा एक चीज और यहाँ जान लो भैया, ये उर्दू में रसा के नाम से रचना करते थे। उर्दू कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा के नाम से रचनाएं किया करते थे, रसा के नाम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा के नाम से क्या किया करते थे? रचनाएं किया करते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्र से प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। हाँ प्रताप नारायण बद्री, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट,
ठीक। आ से अंबिका, अंबिका चरण। अंबिका, अंबिका, अंबिका चरण मजूमदार मत याद कर लेना, इतिहास में है ना। हाँ हाँ, एक इतिहास में हमने पढ़ा होगा अंबिका चरण मजूमदार ना। और यहाँ है अंबिका, अंबिका, अंबिका दत्त व्यास। हाँ वही वही मैं याद है। यहाँ श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम, खिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी। ओम जय जगदीश नहीं करते हो? ओम जय जगदीश हरे, इन्होंने ही कहा है। श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम खिल्लौरी। और यहाँ जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह। अब जरा याद करो पहले, फिर हम इनकी रचनाएं अगर जगह बचेगा तो यहीं लिख देंगे सबकी। ठीक, अगर आ जाएगा तो ठीक है, यहीं लिख देंगे। इतना उतारो, फिर मैं इनको रटवा देता हूँ एक बार। आप उतारो, जल्दी उतारो। चल, लाला श्रीनिवास दास पहला उपन्यास लिखा, परीक्षा। अब देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ना, ये उर्दू में, पहले इनके विषय लिख लो। उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? उर्दू में इनकी रचनाएं अब्र से किया करते थे। किस नाम से? पूछेगा प्रश्न, कैसे पूछेगा सुनो। बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेम घन उर्दू में रचनाएं किस नाम से किया करते थे? अब्र नाम से। किस नाम से? अब्र नाम से रचनाएं किया करते। इनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध फेमस हैं। कौन कौन? भाग्योदय, भारत भाग्योदय, भारत भाग्योदय। हाँ, अगला है, बात क्यों कर रहे हो? दूसरा कौन सा रचना है? भारत भाग्योदय, वर्षा बिंदु। वर्षा बिंदु, हाँ ये याद है। वर्षा बिंदु। और भी रचना है। और जी वर्षा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली। हाँ प्रेम पुष्पावली, प्रेम हठी अमीर गौतम पुष्पावली, पुष्पावली। हठी हमीर, हमीर हठी नहीं, हठी हमीर, हठी हमीर। और मन की लहरें, मन की लहरें, श्रृंगार विलास। यही ज्यादा पूछता है ये, श्रृंगार विलास ये सबसे ज्यादा पूछता है, श्रृंगार विलास। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंबिका दत्त व्यास, हो होरी है इनकी, पावस पचासा, पावस पचासा सही। और एक इनकी और है सुरभि सत्सई, सत्सई, सुरभि है, सुरभि सत्सई। ठीक, श्रद्धाराम फिल्लौरी का ओम जय, ये वाला ओम जय जगदीश नहीं। और सर ये भाग्यवती उपन्यास जगदीश में हरी, भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम हाँ, जगदीश माने का होता है? भाग्यवती कहाँ लिखे? श्रद्धाराम फिल्लौरी। अरे ये लिखे ना श्रद्धाराम फिल्लौरी उपन्यास। हाँ, इनका उपन्यास है भाग्यवती, भाग्यवती। हाँ, इनका एक उपन्यास बहुत फेमस है, भाग्यवती। भाग्यवती ना, श्रद्धाराम फिल्लौरी का ही उपन्यास प्रसिद्ध है। कौन सा? भाग्यवती। ये उपन्यास है, ये क्या है? ये इनका गायन है। ठीक, जगदीश माने का होता है? अरे भैया, ओम जय जगदीश हरे ना, नहीं आप लोगों ने सुना है ये? जगदीश वाले भगवान नाम जी। कहानी जग माने, जग माने संसार, ईश माने ईश्वर, यानी संसार के ईश्वर जगदीश भगवान, जिसको मानो। जगमोहन सिंह का एक है पुराना सब नया सब। श्याम सरोजनी, श्यामा
श्यामा सरोजनी सरोजनी बंद रहा का श्याम सुंदर और श्याम बंद रहा लता। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा भारतीय द्वीप। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको जरा याद करो। लाला श्रीनिवास दास का रचना परीक्षा गुरु पहला उपन्यास, ये तो याद होगा सबको। यहाँ भी याद होगा बद्री नारायण चौधरी अब्र नाम से क्या किया करते थे रचनाएं। इनकी ये दो रचनाएं याद रखना, भारत भाग्योदय और वर्षा बिंदु। वर्षा बिंदु तो सबको याद हो जाता है, भारत भाग्योदय याद कर लो। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक। इनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रेम पुष्पावली, हठी हमीर, मन की लहरें, श्रृंगार। ये बार बार पूछता है, श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास और हठी हमीर ये पूछता है, याद रखना। हमीर हठी नहीं, हठी हमीर। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंबिका दत्त व्यास का हो होरी पावस पचासा, पावस पचासा ये इंपॉर्टेंट है। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास का, सुरभि सतसई। श्रद्धाराम फिल्लौरी ओम जय जगदीश जो आप बोलते हो वो, और भाग्यवती इनका उपन्यास, भागवती इनका उपन्यास, जगमोहन सिंह का श्यामा सरोजनी और श्याम लता। ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं किसी को। इस तरह से आपका ये कौन सा युग कंप्लीट हुआ, भारतीय युग। अगला युग डालिए, कौन सा हेडिंग, द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कल हम पढ़ेंगे छायावाद युग के कौन है, जयशंकर प्रसाद। और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कल आगे देखेंगे। बस।